हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नक्षत्र आईएएस एकेडमी। ये वीडियो सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेशली यूपीएससी और आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे हैं। आज अगर आप यूट्यूब पर एपीएससी या यूपीएससी के लिए एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल ढूंढते हैं तो वेरी हाई क्वालिटी वीडियोस जो स्पेसिफिकली डिजाइंड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए नक्षत्र आईएएस एकेडमी आपके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो सीरीज लाए हैं। ये वीडियो सीरीज आपको रेगुलर इंटरवल्स में मिलेंगे एंड वी विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। विल बी कवरिंग योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड प्लस इंडियन। विल बी कवरिंग योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स both for global, we'll be covering your national and we will also cover specially your Assam news। ये सारा चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म में आज से मिलेगा। So without further ado, let's go into today's topic। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर शुरुआत करेंगे। ये आपके जनरल स्टडीज का हिस्सा है। इसमें हम बात करने वाले हैं ऑफ आवर इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि हमारे देश का जो रिश्ता है दूसरे देशों के साथ वो कैसे बनता है, इसके बीच क्या क्या पहलू हैं, ये सारा चीज हम समझेंगे इन वीडियो सीरीज में। आज हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारा तालमेल, हमारा आपसी जो संबंध है, इन सबको समझेंगे इन टुडेज एपिसोड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ब्रिटेन से आजादी मिली, लेकिन इंडिया ने कुछ दूसरा पाथ चूज किया अपने लिए और पाकिस्तान ने एक अलग ही रास्ता अपना लिया। इस फैसले से आज इंडिया कहां पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया, इस पर हम गहराई से नजर डालेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो रिश्ता है हम उसे यूजुअली द रिलेशन ऑफ फायर एंड आइस कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तनाव है, क्योंकि ये दोनों देश 3 बड़े बड़े युद्ध लड़ चुके हैं। ये 3 बड़े बड़े युद्ध के अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई सारे छोटे मोटे जंग भी हुए हैं और सीज फायर वायलेशंस आए दिन होते रहते। इसको हम देखेंगे कि कैसे ये सारे फैक्टर्स मिलाकर आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता है या फिर रिश्ता नहीं है, ये जो स्थिति पैदा हुआ है, इस स्थिति में हम कैसे पहुंचे हैं, इसको हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री में इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। यहां पर 1947 से लेकर हमने इंडिया और पाकिस्तान 3 बड़े बड़े जंग लड़े। पहला जंग 1947 में हुआ था, बिल्कुल आजादी के बाद। सेकेंड जंग 1965 और तीसरा बड़ा जंग 1971 में लड़ा गया था। 1947 और 1965 ये दोनों जंग ऐसे जंग थे जो कश्मीर के इशू को लेकर ही लड़ा गया था। इसके अलावा 1971 का जो वार था वो बांग्लादेश का फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। 1971 में बांग्लादेश फॉर्म हुआ था और 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जंग हो गई। अब 1947 से शुरू करते हैं। 1947 का जो जंग था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये पहला जंग था जो ये 2 नए आजाद हुए देश के बीच में लड़ा गया था। उस समय कश्मीर एक महाराजा के अंडर था। उस महाराजा का नाम था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह
जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा ही नहीं थे, बल्कि वो एक आजाद मुल्क भी बनाना चाहते थे। लेकिन परिस्थिति के चलते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि वो इंडिया से हाथ जोड़ने वाले हैं। इंडिया से हाथ जोड़कर वो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने का फैसला उन्होंने कर लिया। इससे दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ गई। इस जंग पे इंडिया ने कश्मीर के ऊपर 2/3 दैट इज 2/3 कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा कर ली और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जो आज हम POK के नाम से जानते हैं। इसी तरह 1947 का जो जंग था उसको लड़ा गया। अब 1947 के बाद अगला जो जंग लड़ा गया था वो है 1965 का जंग। 1965 का जंग भी कश्मीर इशू को ही लेकर था। उस समय पाकिस्तान और इंडिया ने ये जंग जब लड़े थे तब छोटे मोटे मुठभेड़ पहले से ही चल रहे थे। इन मुठभेड़ों को आखिरकार एक भयानक अंजाम तक लेकर पाकिस्तान आगे बढ़ा जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस ऑपरेशन के चलते पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों को कश्मीर में दाखिल करना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ इंडिया ने एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान पे कर दिया। उस समय पाकिस्तान दो तरफ था इंडिया के। एक पाकिस्तान जिसे हम वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान पे हमला कर दिया। उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों का जान चला गया। हजारों लोग दोनों तरफ मारे गए और द्वितीय विश्व युद्ध दैट इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे दुनिया ने सबसे बड़ा टैंक बैटल देखा 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर में। यह वॉर आखिरकार खत्म हुआ जब यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर डिक्लेयर करवा दिया और इस सीज फायर डिक्लेरेशन में यूएसए और उस समय की सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा हाथ था और इस पीस ट्रीटी को साइन किया गया ताशकेंत में, जिसे हम ताशकेंत डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। अब हम इसे एनालाइज करते हैं। अब 1965 के वॉर में पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा बेटर हथियार आ गए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने बनाए हुए पैटर्न टैंक से भरपूर तरीके से लैस कर दिया था। पैटर्न टैंक उस समय दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड टैंक था। इंडिया के पास पैटर्न टैंक का मुकाबला करने के लिए सिर्फ ब्रिटिश मेड सेंचुरियन टैंक्स थे, लेकिन सेंचुरियन टैंक्स काफी अच्छे टैंक्स जरूर थे, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स थे। पहला, इंडिया के पास ऐसे टैंक्स बहुत कम थे। पाकिस्तान के पास जितने पैटर्न टैंक्स थे उनसे आधा नंबर में सेंचुरियन टैंक्स इंडिया के पास थे। इसीलिए इंडियन आर्मी को बहुत सोच समझकर इनका प्रयोग करना पड़ा और बाकी टैंक्स जो इंडिया के पास थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शर्मन टैंक्स एंड लाइट फ्रेंच AMX टैंक्स मौजूद थे। इससे क्या हुआ, इंडिया का जो डिफेंसिव ब्रिगेड था वो पाकिस्तानी मेन टैंक्स के साथ सिर्फ 2 AMX के स्क्वाड्रन के साथ ही लड़ पाया झाम सेक्टर में। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कोई भी इंडियन टैंक के पास रात में लड़ने की क्षमता नहीं थी, बल्कि पैटर्न टैंक्स जो है पाकिस्तान के पास था वो रात में भी लड़ सकता था। इससे इंडियन सुपीरियरिटी जो था वो सिर्फ अपने सोल्जर्स पे ही डिपेंडेंट थे। अब अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास
तब मिसाइल्स आ चुके थे। उस समय पाकिस्तान के पास F-86 सेबर और F-104 स्टार फाइटर जैसे मॉडर्न एरोप्लेन्स आ चुके थे, जबकि इंडिया के पास कोई भी मिसाइल्स से लैस हुआ एयरफोर्स नहीं था। इंडियन एयरफोर्स तब भी बंदूकों के सहारे ही हवाई जंग लड़ रही थी। जो पहला MiG-21 स्क्वाड्रन बना वो भी सिर्फ शुरुआती स्टेज पे था और सिर्फ 9 ही ऐसे प्लेन्स विद पायलट्स हमारे पास थे। और F-104 जो था वो फुल्ली नाइट केपेबल था, मतलब वो भी रात को उड़ान भर सकते थे और हमला कर सकते थे। लेकिन इंडिया के पास रात में उड़ान भरने और लड़ने के लिए कोई भी इंटरसेप्टर प्लेन्स नहीं था। इससे पाकिस्तानी बॉम्बर्स जो रात में घुसकर इंडियन बेसिस पर बॉम्बिंग कर सकती थी और इंडिया के पास इनको रोकने के लिए कोई भी फाइटर प्लेन्स नहीं थे। C-130 हरक्यूलिस के साथ पाकिस्तान ने अपना ट्रांसपोर्ट फ्लीट को भी भरपूर बढ़ाया, जिससे वो पैराट्रूपर्स को भी इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकते थे। इन सब कारणों के बावजूद पाकिस्तान जंग हार गया। इस जंग हारने के पीछे वजह क्या थी? सबसे पहला वजह जो था कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन यानी कि हम इंडियंस को काफी हद तक अंडर एस्टिमेट कर लिया। अपने दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट करने से पाकिस्तान जो टेक्निकल और मिलिट्री सुपीरियरिटी उनके पास थी, उसके बावजूद वो जंग हार गया। इससे यह हुआ कि बाद में आगे चलकर पाकिस्तान और कभी भी इंडिया से आगे बढ़ नहीं पाया। अब ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए पाकिस्तान जंग हार गया? सबसे पहले घमंड कि हमारे पास बेटर हथियार है इंडिया से, हमारे पास बेटर दोस्त हैं, एलाइज हैं। हमारे सोल्जर्स ने रात में बहुत ही बेहतरीन फाइटिंग की, जंग लड़े और जीत हासिल की। बांग्लादेश का फॉर्मेशन, इंडिया ने पहाड़ी इलाकों, कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर जीत भरपूर तरीके से हासिल कर। ईस्ट पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता था। बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन था वो मोस्टली बंगाली पॉपुलेशन था और उनके ऊपर राज कर रहे थे उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी जनरल्स। और पाकिस्तान ने एक बहुत ही घिनौना मिशन का शुरुआत कर दिया। इस मिशन का नाम था मिशन सर्चलाइट। इस मिशन से पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सैकड़ों बंगाली लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस डर से बंगाली लोग बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में भागने लगे। इससे इंडिया पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक लोड पड़ना लगा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह फैसला लिया कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है जंग लड़ा जाए और बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान के जो ये ग्रिप है इससे आज़ाद कर दिया जाए। और यही हुआ। पाकिस्तान बांग्लादेश हार गया और आज बांग्लादेश का जो जीडीपी है, मतलब बांग्लादेश जितना प्रोडक्शन कर रहा है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से भी। अगला कॉन्फ्लिक्ट जो था वो था कारगिल का युद्ध। 1998-99 इस समय कारगिल के जो पहाड़ों के चोटियां जो थी वहां पर एक अनकहित नियम था कि ठंडे मौसम में जब विंटर्स आ जाती है तब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मिलिट्रीज पीक्स को छोड़कर नीचे आ जाती थी। इसका फायदा उठाते
पाकिस्तान ने जैसे ही देखे कि इंडियन फोर्सेस नीचे आ गए तो वो अपने सोल्जर्स को रातों रात वहां पर कब्जा करने भेज दिया। इंडियन आर्मी ने इसका डिस्कवरी की मई 1999 में, जब बर्फ पिघलना शुरू हुआ था। इससे बहुत ही भयंकर लड़ाई छिड़ गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब इंडियन आर्मी को इंडियन एयरफोर्स ने भरपूर सहायता की और बहुत सारे पोस्ट जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उन सारे पोस्ट को इंडिया वापस छुड़ा लाया। पाकिस्तान आखिरकार बाकी पोस्ट को छोड़कर भी भाग गया और इससे पाकिस्तान कश्मीर में कारगिल का युद्ध भी हार गया। अब हम आते हैं सियाचिन की युद्ध पर। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा जगह है जो नॉर्दर्न लद्दाख पे आती है। कौन से रेंज पर? काराकोरम रेंज पे। यहाँ पे हम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये, और सारा सियाचिन ग्लेशियर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। 1984 से पहले ना कि इंडिया ना ही पाकिस्तान इस पर ज्यादा अपना प्रेजेंस रखती थी, लेकिन शिमला एग्रीमेंट में सियाचिन को भी एक बंजर जमीन के नाम से लिखित घोषित की गई थी, और ये एग्रीमेंट में कोई स्पेसिफिक बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया है। अब सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट जो है, इस कॉन्फ्लिक्ट को सियाचिन इलाके पर अपना नियंत्रण जमा चुकी थी। इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को यह खबर मिली कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने वाली है, और इसीलिए इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च कर दिया। अब मेघदूत को लॉन्च करते ही इंडिया ने हर एक हाई ऑल्टीट्यूड जगह पर पहले कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को लो ऑल्टीट्यूड जगह पर ही रहना पड़ा। इससे इंडिया को बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल गया, क्योंकि पहाड़ी युद्ध में जो ऊपर बैठा रहता है उसको ही ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिलता है। अब 2003 में आर्मिस्टिस आ गया। आर्मिस्टिस मतलब सीज फायर डिक्लेयर हो गया, और तब से यहां पर गोलीबारी बमबारी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम देखेंगे वो है सर क्रीक को लेकर जो डिस्प्यूट है। सर क्रीक एक गुजरात कच्छ इलाके में एक ऐसा जगह है जो 96 किलोमीटर लंबा एक एस्चुअरी है। एस्चुअरी क्या होता है? एस्चुअरी एक ऐसा जगह होता है जहां पर समुद्र का पानी मिट्टी से अंदर आकर काफी हद तक जमीन के अंदर आ जाता है। यहां पर रन ऑफ कच्छ गुजरात में जो इंडिया पर आती है, और सिंध इलाका जो पाकिस्तान का है वो भी यहीं पर मिलती है। ये दोबारा एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो भी एक मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के हिसाब से भी जाना जाता है। पाकिस्तान ये कहता है कि पूरा सर क्रीक उनका है। ओके, क्यों? क्योंकि 1914 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध और कच्छ के रूलर्स के बीच में कुछ समझौता हुआ था। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री बिल्कुल सर क्रीक के बीचों बीच से जाता है, एज पर एक 1925 के मैप के अनुसार। अब एक कंट्री दूसरे कंट्री के मैप से तालमेल नहीं रखता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहां पर सिर्फ हम माइनिंग कर सकते हैं, रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, ये एरिया भी डिटरमाइन होता है कि बाउंड्री लाइन कहां पर है। अब बाउंड्री लाइन जहां पर होगा वहां पे आसपास जो भी रिसोर्सेज रहेंगे वो सारे उस कंट्री को मिल जाता है। इसीलिए इस एरिया में भी दोनों देशों का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे मछलियां मिलती हैं, गैस रिजर्व्स है, पेट्रोलियम भी है। अब पानी लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को लाया गया था,
ताकि इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झीलम, चेनाब, सतलुज, ये सारे नदियों के जो पानी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब ये सारे नदियां मोस्टली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स के बीच से निकलते हुए पाकिस्तान में दखल होती है और फाइनली अरेबियन सी में निकल जाती है। अब पार्टीशन के बाद इन पानी पे कैसे किसका हक होगा, इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा हुआ। दोनों साइड्स अब कैसे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको लेकर भी दोनों में काफी ज्यादा तनाव पैदा होना शुरू हो गया। ओके, अब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन किया गया था कि ये नदी के पानी पर कितना हक किसको मिलेगा। इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये जो समझौता हुआ, इस समझौता को वर्ल्ड बैंक ने सहायता की। अब इस ट्रीटी के अनुसार पहला 3 नदी जो है रवि, सतलुज और ब्यास, ये इंडिया को दिया गया कि इंडिया इनका पानी पूरी तरह से यूज कर सकती है, और बाकी 3 नदी जो है सिंध, झीलम और चेनाब, ये पाकिस्तान को दिया गया कि इन तीनों नदियों के पानी पर पाकिस्तान अपना हक जमा सकता है। ओके, लेकिन ये ट्रीटी भी पूरी तरह से हमारा जो पानी का प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन लेकर, इसको सॉल्व नहीं कर पाया। ओके, इससे वाटर वार्स का शुरुआत हो गया। लास्ट ईयर हमने देखा मोदी सरकार ने यह भी कहा था कि हम अपने हिस्से की जो पानी है जो पाकिस्तान जा रही है, वो पानी हम नहीं जाने देंगे। कब कहा था? पुलवामा के अटैक के बाद। अब अकॉर्डिंग टू दिस 1960 वाटर ट्रीटी, इंडिया अपने पोर्शन ऑफ वाटर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। इंडिया क्या चाहती है कि अपने 3 नदियों को यमुना नदी के साथ कनेक्ट कर दे और उसके पानी को डाइवर्ट कर दी जाए। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इशू है वो है टेररिज्म और सीज फायर वायलेशंस का। हम देखते हैं कैसे पाकिस्तान आए दिन सीज फायर वायलेशन बॉर्डर पे करती रहती है, और ये इंडिपेंडेंस से लेकर चल रहा है। 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान काफी ज्यादा उल्लंघन कर चुकी है इस एग्रीमेंट का। इससे दोनों साइड के जवानों और सिविलियंस की मौत हुई है। मोदी सरकार ने बहुत ही एक कड़ा रूप अपनाया इस पाकिस्तानी सीज फायर वायलेशंस के विरुद्ध, और टेररिस्ट के ऊपर बहुत ही कड़ा 1-2 कानून भी लाए। ओके, अब सीज फायर वायलेशंस जो सबसे ज्यादा एक भयंकर रूप पर आया पठानकोट और उड़ी अटैक के बाद, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया। ओके, सर्जिकल स्ट्राइक की इंडियन आर्मी ने, और इंडियन एयरफोर्स ने भी बमों से वहां के कैंप्स को उड़ा दिया। इंडिया आज भी यही कहती है कि बातचीत तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान टेररिज्म, आतंकवाद और सीज फायर वायलेशंस नहीं रोकती है। पाकिस्तान यह कहता है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन कश्मीर पे ही चर्चा होनी चाहिए। ओके, अब दूसरा केस जो हम देखेंगे आज वो है कुलभूषण यादव का केस। कुलभूषण यादव एक नेवल ऑफिसर थे, ओके, और उनको अरेस्ट कर लिया गया था ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के पास। पाकिस्तान ये कहता है कि ये एक इंडियन स्पाई है, और इंडिया कहता है कि कुलभूषण यादव एक इंडियन स्पाई नहीं है, वो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, और उनको गलत तरीके से पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है। अब कुलभूषण यादव का जो केस है, यहां पर इंडिया ने काफी बार कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है, मतलब कि हमारे लॉयर्स को भेजा जाए और उनको रिप्रेजेंट किया जाए। इससे
पाकिस्तान ना कहता रहा। फाइनली इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए और पाकिस्तान को ये एक्यूजेशन डाला गया कि उन्होंने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने कॉन्सुलर एक्सेस देने से मना कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को यह भी कहा कि कुलभूषण यादव का जो डेथ सेंटेंस है उसको रोका जाए और कंस्यूलर एक्सेस भी दिया जाए। और कौन से मेजर्स अपनाए गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताकि दोनों देश के बीच में तनाव कम किया जा सके? इनमें से कुछ ऐसे पैक्ट्स थे जैसे कि लियाकत नेहरू पैक्ट 1951, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ताशकंद एग्रीमेंट 1966, रन ऑफ कच्छ एग्रीमेंट 1969, शिमला अकॉर्ड 1972, सलाल डैम एग्रीमेंट 1978 और जॉइंट कमीशन का बनाना। एक्सेप्ट फॉर द जॉइंट कमीशन, बाकी सारे आइदर वार के लिए हुए हैं या फिर वार को रोकने के लिए किसी हद तक बनाए गए थे। ओके, इनको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और सीबीएम। ओके, अब सीबीएम्स बनाना इजी है लेकिन उनको तोड़ना सीबीएम बनाना मुश्किल होता है लेकिन उनको तोड़ना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए काफी बार ये सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नाकाम हो चुके हैं। ओके, इनमें से कुछ मिलिट्री सीबीएम्स भी थे जैसे कि एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी, एग्रीमेंट ऑन एडवांस्ड नोटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एंड हॉटलाइन बिटवीन डीजीएमओज ऑफ बोथ कंट्रीज। आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। अब कुछ ऐसे सीबीएम्स भी अपनाए गए जो मिलिट्री नहीं थे जैसे कि दिल्ली से लाहौर बस सर्विस, समझौता एक्सप्रेस और वीकली बस सर्विस बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड किया जब 2005 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा भूकंप आया था और पाकिस्तान ने भी रिलीफ मटेरियल 2001 का गुजरात अर्थक्वेक में भी प्रोवाइड किया था। लेकिन ये सारे सीबीएम प्रोसेस में काफी ज्यादा फेलियर्स दिखे क्योंकि ये हॉटलाइंस जरूर है दोनों कंट्रीज के बीच लेकिन एक दूसरे पर संदेह हमेशा बढ़ा रहता है और दोनों देशों के सरकार ये सीबीएम्स को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाई आपसी तनाव के कारण। कुछ प्रोग्रेस बना था जैसे कि 2019 में एक अलग बातचीत का एक जरिया शुरू हुआ था लेकिन पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग के बाद जिस पे जैश ए मोहम्मद ने 40 सीआरपीएफ सोल्जर्स को मार गिराया था, इससे हम दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही बदतर बन गया। 2-4 दिनों में इंडियन फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में बमबारी की और पाकिस्तान ने भी इसका बदला लेने की कोशिश की। इससे इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन और बढ़ गया। अब आर्टिकल 370 जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दी जाती थी, उस आर्टिकल 370 को भी हटा दिया इंडिया ने और जम्मू एंड कश्मीर को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया। इससे पाकिस्तान बौखला गया और बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को यह समझ में आ गया था कि यह नया इंडिया है, ये अब मारेगा और घर में घुस के मारेगा। तो हमारा रिश्ता अब बदल चुका था। पाकिस्तान ने भी इंडियन हाई कमिश्नर को पाकिस्तान से निकाल दिया और हर तरह का ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में आज बिल्कुल बंद हो चुका है। ट्रेड पूरी तरह से बंद होने के कारण पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। इससे पाकिस्तान इंपोर्टिंग ऑफ मेडिसिन्स ये सारा चीज में बहुत ही ज्यादा सफर कर रही है। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर जो है, उस कॉरिडोर पे भी जो हमारे बीच में एक ट्रस्ट बना था,
इस ट्रस्ट को भी करतारपुर कॉरिडोर ने काफी हद तक कॉम्प्लिकेट बना दिया और जो डिप्लोमेटिक टाइज भी बने थे वो भी सीज फायर वायलेशन के चलते हुए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनते गए। अब हम क्या कर सकते हैं ताकि इस सिचुएशन को हम सुधार सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए पाकिस्तान में, जहां पर मिलिट्री डिटरमाइन नहीं करेगी कि अगला प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कौन बनेगा। पाकिस्तान में मिलिट्री के पास कुछ ज्यादा ही पावर दिया गया है जो एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और इसीलिए सारा डिसीजंस पाकिस्तान की मिलिट्री लेती है। पाकिस्तान की लोगों को हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन ये सारे चीज नहीं मिलते हैं। इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट और ज्यादा पीछे पड़ता जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदलने के लिए आईएसआई के जैसे जो संगठन है उनको अपना रूप बदलना पड़ेगा, स्पेशली इंडिया के लिए, और इससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो सुधरना शुरू हो जाएगा। इससे एक पॉलिटिकल रिफॉर्म भी आएगा पाकिस्तान में और लोगों के बीच में रिलेशन भी इंप्रूव होंगे। दोनों देशों में मीडिया प्रोपेगेंडा यूज करती है इस तनाव को बढ़ाने में, एक दूसरे को दुश्मन के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन मीडिया को भी एक रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि दोनों देश के लोगों को यह एहसास हो कि हम में और पाकिस्तानियों में इतना भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अगर उनके सरकार को एक नया नजरिया दिया जाए तो इस नजरिया के चलते वो नए पॉलिसी डिसीजंस, नए स्कीम्स ला सकते हैं जो दोनों देश के हित में हो और इस मिसकंसेप्शन को हटाना बहुत जरूरी है। ओके, अब शांति के लिए दोनों देशों को काम करना पड़ेगा और ट्रेड को बढ़ावा देना है, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना है, ब्यूरोक्रेटिक जो प्रॉब्लम्स है उससे आगे बढ़ना है, ड्यूटीज को कम करना चाहिए, कस्टम क्लियरेंस प्रोसीजर को बेटर करना है और ट्रेड को भी प्रोपोर्शनल बनाना है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी अपना सकते हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी हो या फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो या फिर क्रिकेट हो। ये सारी चीजों से हम दोनों देश एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। कुछ फाइनल इश्यूज, जैसे कि दोनों देश नेबर्स है लेकिन दोनों देशों के पास सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ केमिकल्स फ्रॉम इंडिया टू फाइट लोकस्ट अटैक पाकिस्तान में जरूरी था, इंडिया में भी लोकस्ट अटैक होता है, तो नेचुरल कैलामिटीज दोनों देशों में होते रहते हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज, ये सारा चीजों का प्रभाव इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों देश में होते हैं और ये सारे चीज को अगर हम सुलझा सकते हैं तो हमारा रिश्ता बेटर हो सकता है। सोशल इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी, डिजीज, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, बेरोजगारी, गरीबी, ये सारे चीजों में ध्यान देना चाहिए इन दोनों देशों को, तभी जाकर असली इश्यूज पे काम होगी, आतंकवाद को रोका जाएगा, दोनों देशों में एजुकेशन बढ़ेगा और रिश्ता बेटर होगा। तो फिर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ मिलकर साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत ही पावरफुल पावर हाउस बन सकती है। तो आपने देखा कैसे एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस में इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों देश आ चुके हैं। इन दोनों देशों के बीच में शांति रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों देश आज न्यूक्लियर पावर्स हैं और अगर दोनों देश हाथ से हाथ मिलाकर चले तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है। और ये जो पूरा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, इसमें ग्लोबल शांति एक ऐसा की इंग्रेडिएंट है जिसके बिना प्रोग्रेस बहुत मुश्किल होने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज प्रोग्राम। आशा करते कि आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल को और आपको ऐसे ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियों से भरकर हम इतिहास आपके सामने लाएंगे। आगे एपिसोड्स में आपको और बेहतरीन क्लासेस मिलने वाले हैं। रेगुलर करंट अफेयर्स मिलेगा। ये सारा चीज आपको सिर्फ YouTube पे ही मिलेगा। इसके अलावा हमारा WhatsApp ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर अपडेट्स हम देते रहते हैं। ये अपडेट्स सिर्फ UPSC या APSC स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि उन सब स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।